उनको बढ़ाया जाएगा। इसी कारण से ही यूपी आगे के जो आने वाले समय में यूपी या बिहार हो या अन्य राज्य उत्तर भारत के हों, उनके जो सांसद चुने जाएंगे उन्हीं के कारण ही आगे की प्रधानमंत्री वही राज्य से आने वाले हैं। तो इसी एक विषय में हम यूपी के जो आज के जो जियोग्राफी है, जो एक कहा जाता है कि भाई 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, इसके वास्तविकता या उसकी उपलब्धि क्या या क्या क्या है, उसके विषय में मैं कुछ जानना चाहूँगा। तो पहली एक मैंने पिछले संवाद में ये कहा था कि यूपी जो आती है, जो प्रदेश में उत्तर प्रदेश, जो अगर देखा जाए तो गैंजेटिक प्लेन कहा जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि वो एक मैदानी इलाका है। उसमें यूपी के संदर्भ में एक और आपको देखना पड़ेगा कि यूपी के अंदर ज्यादातर मिनरल्स जो है, वेल्थ है, वो नहीं है। अगर देखा जाए तो जैसे कि अगर समृद्ध आयरन ओर या कॉपर हो या अन्य जो जिसके इंडस्ट्री के लिए उपलब्धि हो, जैसे कोल हो, कोयला जिसे कहा जाता है। जैसे कि आप नीचे जाएंगे तो शायद झारखंड में जो कोल माइंस है वहाँ मिलेगा, किंतु यूपी के नीचे आप दक्षिण के जो ललितपुर है, इस तरीके से आप नीचे जाएंगे दक्षिण में, आपको कुछ हद तक कोल वगैरह भी मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यूपी मिनरल समृद्ध राज्य नहीं है। और दूसरी एक बिंदु ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे पावर जो बिजली जो एक स्टेशन है बहुत कम है। अधिकांश यूपी के जो क्षेत्रफल में शायद ही 24 आवर्स बिजली मिलता हो। मैं नहीं जानता, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अधिकांश यूपी में जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ पे शायद इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे 24 आवर्स शायद आते होंगे बिजली। जैसे कानपुर वगैरह है इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे 24 आवर्स बिजली आती है। किंतु यहाँ पे बिजली की मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो नदियाँ हैं जिससे बिजली उत्पत्ति होती है, गंगा नदी, तो इसके जो उपलब्धियां हैं तो उसके पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा है, किंतु इंडस्ट्री के लिए इसके उपलब्धियां शायद दुष्परिणाम हो सकती है। उसकी जो एक ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, तो इसकी एक उपलब्धि अगर ज़्यादातर उसको एक्सप्लॉइट किया जाए इंडस्ट्री वगैरह लगा के, जैसे कि यमुना नदी में जो आपने जो देखा होगा, एक फ्रॉस्ट आती है ना, जाग आती है। फ्रॉस्ट जानते हैं क्या? वो यमुना नदी में आपने काले पानी वगैरह जो इंडस्ट्री से निकली हुई आपने वीडियो देखा होगा। जैसे उस नदी में लोगों ने एक वायरल वीडियो में नहाते हुए आपने एक वीडियो देखा होगा। इस तरीके से वातावरण जहरीला हो सकता है। और तीसरी एक कारण है जिसकी आजकल इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत हो रही है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अगर ये भी देखा जाए तो चौथी एक कारण है, मैंने पिछले संवाद में ये भी कहा था कि भाई यूपी जो प्रदेश आती है वहाँ पे सी एरिया नहीं है, किंतु इसके एक डेवलपमेंट ये हुआ कि रिवर पोर्ट बनाया जा रहा है, किंतु ज़्यादातर अगर उसमें जो एक इंडस्ट्री लगाई जाती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस तरीके से जो शिपमेंट जाती है उसके लिए एक पर्याप्त व्यवस्था आजकल बनाई जा रही है, किंतु आगे के समय में क्या होगा
ये कहना अभी भी मुश्किल है। आप कुछ चाहेंगे इसमें? कि उत्तर प्रदेश तो आबादी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल बिल्कुल आबादी के हिसाब से ही वो डिलिमिटेशन होगा लोकसभा सीट का। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बिल्कुल और भी बहुत सारे पॉपुलेटेड स्टेट हैं। बंगाल भी पॉपुलेटेड स्टेट है, महाराष्ट्र भी है, बिल्कुल बिहार भी है। तो ये सब पॉपुलेटेड स्टेट है, तो यहाँ भी सीटें बढ़ेंगी उसी प्रोपोर्शन में। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल और बिल्कुल दिल्ली और मुंबई भी तो पॉपुलेटेड ही है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी का अपर हैंड तो हो ही जाएगा, और आज भी है। हम्म, आज भी सबसे ज्यादा आज सीटें भी है। जो है यूपी में ही है, 80 सीटें बिल्कुल हैं लोकसभा की। तो यही आज है भी ना, सबसे ज्यादा सीटें हैं। हम्म। यही है ना। हाँ, 80 सीट्स है, तो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ का तो बहुत महत्व है। अब यहाँ हम्म। पर जैसे ये पावर सेक्टर की जो बात है ना, तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी बात है कि कुछ समय को छोड़ दिया जाए। हम्म, हम्म। तो पूरे साल जो है यहाँ पर बहुत तेज धूप होती है। तो हाँ हाँ यहाँ सोलर एनर्जी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर हाँ स्कोप है। हाँ 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 और हाँ। सोलर के जरिए जो है यहाँ पावर काफी अच्छा रहेगा। सरकार कोशिश भी कर रही है धीरे धीरे। तो बिल्कुल बिल्कुल ये यहाँ पर एक फायदा हो जाएगा इस स्टेट को। और यहाँ देखिए, मिनरल्स वगैरह तो ठीक है, यहाँ पर कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिल्कुल मिनरल्स जो है आप खोद खोद के खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो खेती होती है ना, ये तो साल दर साल युगों दर युगों चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो खेती का एक फायदा होता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में अभी थोड़ा सा डिसएडवांटेज लग सकता है कि भाई मिनरल्स नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल खेती तो है। और विश्व में जो है अन्न का उत्पादन भी बहुत घटता जा रहा है। उस हिसाब से ये अन्न का उत्पादन बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से बहुत अच्छा है, और बहुत डिमांड है। यहाँ के किसान सब भी धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो यह एक यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। तो आबादी है तो भाई परचेजिंग पावर भी है। यहाँ बहुत गरीबी नहीं है, परचेजिंग पावर ठीक है, कानून व्यवस्था भी ठीक है। सबसे ज्यादा अभी योगी के काल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में। तो मैंने सुना। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा आना शुरू हुआ है। तो अगर यहाँ पर बहुत ही ये मेंटेन करके रखा जाएगा लॉ एंड ऑर्डर को, जिसको कि अभी तक मेंटेन करके रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ बहुत प्रतिभावान लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो इनका भविष्य तो हमें तो ठीक लग रहा है। और जहाँ तक लैंड लॉक्ड होने की बात है, बिल्कुल तो यह तो ठीक है कि भाई नदी का तो पोर्ट वगैरह कुछ बने हैं, तो नदी के जरिए तो धीरे धीरे हो जाएगा। बंगाल से होते हुए निकल जाएगा, गंगा नदी से होते हुए विदेश जाना है तो। और इधर नेपाल के जरिए भी हो जाता है, नेपाल का बॉर्डर मिलता है यहाँ से। तो नेपाल के जरिए भी वैध और अवैध दोनों तरीके से आते हैं माल। हाँ बिल्कुल और जाते हैं। तो यहाँ के लोग जो है ना, उससे भी लाभ कमाते हैं। सरकारें तो लाभ कमा रही है, लेकिन लोग भी जो है वो लाभ करते हैं यहाँ के बॉर्डर से। और बॉर्डर तो जानते ही, नेपाल का बॉर्डर जो है क्लोज बॉर्डर है, नहीं ओपन बॉर्डर है एक तरह से। अगर चाइना हमारे जो शत्रु राष्ट्र नहीं होता, शायद चाइना एंड इंडिया कॉरिडोर करके एक कॉरिडोर बन के एक ये होता, सिल्क रूट। आप पहले जानते होंगे उस शब्द को, सिल्क रूट। शायद उस तरीके से हम पुनः उसको स्टार्ट कर सकते थे शायद। व्यापार की जो मजबूरियां होती है ना, तो वो पॉलिटिकल शत्रुता जो है वो पीछे छूट जाती है व्यापार के। क्योंकि ये व्यापार का तो भाई आपको जरूरत है और उसको भी जरूरत है। हाँ, कुछ चीजों की आपको जरूरत है, कुछ चीजों की उसको जरूरत है। तो आपको भी पैसा कमाना है, उसको भी पैसा कमाना है। तो वहाँ के व्यापारियों को, कंपनियों को, तो इंडिया का तो शुरू से चाइना से बराबर रहा है भाई, पड़ोसी है। तो हंस हंस के, गा के, रो के किसी भी तरह संबंध तो आपको रखने ही रखने हैं। अगर आप लड़ेंगे भी तो कब तक लड़ेंगे, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते हैं। वो उसका भूगोल चेंज नहीं कर सकते, ना वो आपका भूगोल चेंज कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया को चाइना से बिजनेस करना ही पड़ेगा, और चाइना को भी इंडिया से बिजनेस करना ही पड़ेगा। अब ये है कि थोड़े बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं मान लीजिए, और थोड़ा सा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है,
तो उतना तो अंडरमाइन करके चला जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उतना आपको देख करके नहीं चलना है। आपको तो अपना हमारा हित कहाँ है और वो देखेगा मेरा हित कहाँ है, तो उस हिसाब से चलेगा। देर सवेर ये छोटे मोटे मान लीजिए हल्के फुल्के विवाद होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मान लीजिए अभी तनाव चल रहा है, तो ये अस्थाई युगों युगों तक थोड़ी तनाव चलेगा। अरे कुछ दिनों तक चलेगा, उसके बाद फिर जो शांत हो जाएगा मामला, फिर वो चलना शुरू हो जाएगा। और अभी भी इंडिया का जो है चाइना से व्यापार बहुत अच्छा है अभी भी। ऐसी बात नहीं है कि व्यापार जीरो हो गया, ऐसा थोड़ी है, वही बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा है। चाइना का माल सस्ता है, ग्राहक को सस्ता माल चाहिए। भाई यहाँ पे गरीब आबादी है, गरीब आबादी को सस्ता माल चाहिए होता है ना। बिल्कुल। तो आप उसको ऐसे बिल्कुल बैन नहीं कर सकते हैं। अपने देश में ठीक है प्रोडक्शन कीजिए आप, लेकिन आप अपने देश में प्रोडक्शन करते रहिए और कंपटीशन करते रहिए, तो वह भी ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे जब भी कोई परचेज करने जाएगा तो वहां पर देखेगा कि भाई हमको हमारे बजट के हिसाब से क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम अपने बजट के हिसाब से ही जो बढ़िया क्वालिटी होगी वो लेता है, बढ़िया सर्विस होगी उसको लेता है वो। तो उसमें कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनको चाइना का आइटम चाहिए, तो ये लोग उसको लेते हैं और लेते रहेंगे। बिल्कुल। तो और उसको आपको उपलब्ध कराना ही पड़ेगा। तो भाई चाइना इतना प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका माल जाएगा कहाँ? गरीबों में ही जाएगा। बिल्कुल। ब्रांडेड आइटम नहीं बना पा रहा है, तो ब्रांडेड आइटम जिसका है भाई, इसराइल का है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, जर्मनी का, जिसका भी है, तो ब्रांडेड आइटम है तो ठीक है, ब्रांडेड लोग खरीदेंगे। लेकिन जो मासेस है उसको तो उसी तरह का चाहिए, साधारण सा भाई जो कुछ दिनों तक चल जाए उसके बजट में। तो वो तो व्यापार होता रहेगा, भारत को करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश बेनिफिटेड है, चाइना का माल आता है, बहुत आता है उत्तर प्रदेश में। चाइना का माल यहाँ पर बहुत उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं इस चर्चा को आगे आखिरी एक संवाद में ले जाना चाह रहा हूँ। जैसे कि योगी जी को भविष्य में उनको जो प्रधानमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और इसी बिंदु में हम पहले योगी जी की जो उपलब्धियां थी और उनकी जो 2014 में जिस तरीके से वो मेन स्ट्रीम में आए, कुछ उसके परिचय में मैं थोड़ा उसको संक्षेप में कहना चाहूँगा। आप उसमें कुछ अपना जो करेक्शन है आप कीजिए। जैसे कि 2014 में जब पहली बार मोदी जी आए, उसके बाद में जो यूपी इलेक्शन हुआ, उसके जो 2016 में शायद याद नहीं है, शायद उस टाइम पे हुआ होगा कि, तो कहने के मतलब ये है कि जब यूपी के पहले जो इलेक्शन हुआ, जो योगी काल के योगी फर्स्ट टर्म में उनको सेलेक्ट नहीं किया, चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया था। और उसके जो नाम संभवतः आए थे, जैसे कि जो केशव प्रसाद मौर्य को प्रोजेक्ट किया जा रहा था उस टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि योगी जी खुद उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे पहले चॉइस में नहीं थे, किंतु जब ये हुआ कि इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन बीजेपी ने जीता, तो उसके बाद में बहुत सारे उनके वर्ग प्रेशर डालने के बाद योगी की जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है उनको स्वीकृति किया गया। और इसमें एक और चीज ये भी है, इसके बैकग्राउंड में एक और चीज आपको देखना पड़ेगा कि उसके पीछे जो भी एक बहुत जो अन्य चीफ मिनिस्टर थे वो दूसरे वर्ग से आते थे। पहली बार राजनाथ सिंह के बाद, इतने गैप के बाद योगी जी की कैंडिडेसी को मजबूरन उनको स्वीकृति लेना पड़ा। और उसके दूसरे एक कारण, उसके बाद योगी जी की जो छवि है, जो माफिया के विरुद्ध उन्होंने जो
एक स्टैंड लिया, उसके जो बेनिफिट है वो 2019 इलेक्शन में मोदी जी को भी मिला। और इसके कारण ये हुआ कि जो अन्य जो पार्टियां थी उनकी जो ओवरऑल जिसे कहते हैं राजनीति, वो थोड़ी बहुत कमजोर होती चली गई। और तीसरी एक मुख्य कारण ये है कि योगी जी जो छवि है, जो एक पर्सनालिटी है, जो ब्रांड बन चुके हैं बुलडोजर के बाबा के कारण, तो उसकी स्वीकृति अब धीरे धीरे राष्ट्र भर हो रही है। किंतु इसके पीछे भी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मोदी जी ने भी इसके कारण से जो उनकी राजनीति माइलेज भी बड़ी है, तो वो कितने जो इसकी स्वीकृति करेंगे, जैसे कि मोदी बनाम कौन करके पार्टी के अंदर ही जब गुटबाजी होती है, तो इसके कारण भी एक राजनीति पैदा होती है। आप कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, योगी जी जो है वो बिल्कुल हमारी समझ से 2017 पे आए और फिर जो है 22 में आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो तो उस समय कैंडिडेट तो नहीं थे सीएम के, लेकिन कैंडिडेट नहीं रहेंगे ये 100% भी नहीं था। मतलब कैंडिडेट के रेस में थे, वे भी अन्य भी थे। मनोज सिन्हा थे जिनका नाम आप नहीं ले पाए। हाँ बोलिए। मनोज सिन्हा भी थे, वे ज्यादा रेस में थे। उस वक्त जो है मौर्य जो थे वो ऐसे रेस में नहीं थे। हाँ, 2022 में मौर्य का नाम जरूर ज्यादा उछला था। लेकिन 17 में जो है वो मनोज सिन्हा जी थे, तो उनका नाम ज्यादा उछला था। और वो हमारी समझ से तो वे उनके खेमे में थे। अमित शाह और मोदी जी के खेमे में थे। तो उनके अंदर अंदरूनी पार्टी का मामला है। जहां तक मैं उनकी पार्टी को समझता हूँ, भाई मैं तो बाहरी हूँ, तो जितना समझता हूँ तो योगी जी जो है अपनी एक जो है संस्था बनाए थे, हिंदू युवा वाहिनी कह के। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके जरिए उन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतारे थे, जो कई जगह से जीते भी थे। करीब मतलब 14-15 तो कैंडिडेट जो है उनके उसी से वो बना लेते थे, अपने हिंदू युवा वाहिनी से ही। बिल्कुल बिल्कुल। उनका दबदबा था और उनका प्रभुत्व था। और वो जिस अखाड़े के हैं, गोरखनाथ पीठ के, तो उस पीठ का बहुत महात्म है, बहुत उसकी प्रतिष्ठा है। बिल्कुल। और वो वहां से निर्दल भी खड़े होंगे ना तो जीत जाएंगे। उस जीते भी है वे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जो व्यक्तिगत अपना प्रभाव था, प्लस उनके पास अपने आदमी थे। यानी बीजेपी के बल पर वे नहीं कूद रहे थे, वे अपने बल पर थे। बाकी लोग थे, उनको अगर माइनस बीजेपी कर दिया जाए ना तो वे कुछ नहीं। यानी उनको अपना सीट निकालना जोर हो जाएगा अन्य जो कैंडिडेट थे। लेकिन ऐसा योगी जी के साथ नहीं था। तो वे अपने भी जीत सकते थे और अपने छवि, अपने पराक्रम के बल पर अपने कैंडिडेटों को भी जिता सकते थे कुछ पूर्वांचल में। और ये मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री बनने के पहले ही जो है माफियाओं से भिड़ते रहते थे। हाँ, ये मुख्यमंत्री बनने से पहले भी भिड़ते रहते थे। उसके कारण मुख्तार अंसारी से पहले भी इनका टक्कर चलता रहता था इधर। तो उसके कारण भी इनकी जो है छवि उस वक्त बहुत अच्छी बन गई थी लोगों में। और ये माना जा रहा था कि इनको अगर पावर मिलेगा ना तो इनका तो दमन कर देंगे माफिया सबका। तो ये सब सोचते हुए, और माफियाओं की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई थी यूपी में, तो हमारी समझ से आरएसएस ने सोचा कि इनके ऊपर ही दांव खेलना ज्यादा अच्छा रहेगा। और उन्होंने इसलिए उनको प्राथमिकता दी। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि योगी जी में भी महत्वाकांक्षा थी। इन्होंने भी धमका दिया था कि भाई बनेगा तो योगी ही मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और इन्होंने भी जो है मतलब कह दिया था कि अगर नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि पार्टी का विभाजन हो जाए।
हम्म। हाँ 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 हाँ। तो उसका भी बीजेपी को डर हो गया था कि एक तो इतने मुश्किल से जीते हैं और उसके बाद फिर विभाजन हो जाएगा तो बड़ा फुहड़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अन्य में वो क्षमता नहीं थी कि पार्टी को विभाजित कर सके, यानी मनोज सिन्हा में हाँ हाँ हाँ। वो क्षमता नहीं थी कि पार्टी को विभाजित कर सके। वो गवर्नर बने थे ना, मनोज सिन्हा गवर्नर बने थे वो उस तो अभी टाइम। हाल फिलहाल में न बने हैं, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ 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 हाँ। तो उस समय तो वे मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें वह क्षमता नहीं थी कि पार्टी को विभाजित कर सके, लेकिन बिल्कुल योगी जी में वह क्षमता थी कि पार्टी को विभाजित कर सके। बिल्कुल। और वो हो सकता है कि अखिलेश यादव उनको जो है समर्थन भी दे देते। तो वो अंदरूनी कुछ सेटिंग भी हो गई होगी, हो सकता है, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो इन बिल्कुल। सब चीजों को देखते हुए बीजेपी ने और आरएसएस ने सोचा कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि इनको वो कर दिया जाए। हाँ, यहाँ पे प्रश्न अच्छा। दो है। और वो जो है ना बहुत प्रेडिक्टेबल नेचर के हैं वे। हाँ हाँ देखिए, ये डीलिंग करने में आसान कब होता है, जब कोई व्यक्ति प्रेडिक्टेबल नेचर का हो। तो बिल्कुल वो आरएसएस को पता है, आरएसएस उनसे संबंधित हैं, आरएसएस के वो भी रहे, तो बिल्कुल। वो सब उनके हाथ में था, तो इसीलिए उनको बनाना सुविधाजनक रहा। और वे जब बन गए तो अब जो है वो जिस हिसाब से, जिस योजना से उनको बनाया गया था, जिस आशा से बनाया गया था, उसको उन्होंने पूरा किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए वो एक नई छवि के रूप में आए हैं। और बिल्कुल जो है निस्वार्थ भाव से है, कोई वो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि उनको अपने लिए कुछ वो करना है, लूटना बिल्कुल। पीटना है, और कहीं वो तो देश की सेवा के लिए हैं, तो उसको वे अच्छी तरह से भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल और एक अच्छा जो मुख्यमंत्री हो सकता था, जो वर्तमान जो अभी सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत, बिल्कुल तो उस सिस्टम के तहत वे एक अच्छे मुख्यमंत्री बन के उभरे हैं। अब बिल्कुल। आगे जो है, अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जब रिटायर करें तो फिर उसमें एक कैंडिडेट वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार वे भी रहेंगे भाजपा की तरफ से। बिल्कुल। यहाँ पे प्रश्न मैं इस तरीके से पूछना चाह रहा हूँ कि योगी जी तो उस टाइम पे आए जहाँ पे मुलायम सिंह की जो एक पीक ऑफ दी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, वो उस टाइम पे उनकी जो हेल्थ और स्टेचर थी वो थोड़ी बहुत कम होती चली गई थी। कहने का मतलब एक और दृष्टिकोण से मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। क्या अगर देखा जाए तो मोदी जी काशी से या किसी अन्य क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं, किंतु क्या योगी जी आगे जाके किसी राष्ट्रीय मंच में उनकी इस तरीके से भूमिका हो सकती है? आप इस प्रश्न को किस तरीके देखते हैं? मोदी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी क्षेत्र से लड़ते हैं तो क्योंकि सुरक्षित सीट है वो। वाराणसी जो है ना मोदी जी के लिए सुरक्षित है। सारे विपक्षी मिल जाए तो भी मोदी को नहीं हरा सकते, क्योंकि वहाँ की आबादी की इस तरह से जो है वहाँ पर ढांचा है, वहाँ पर ब्राह्मण सबसे ज्यादा है, और जो है बनिए सबसे ज्यादा में से हैं। हाँ, पटेल हैं, तो सारे उन्हीं के ग्रुप के हैं, और राजपूत हैं, कास्ट हैं, तो इन सब की आबादी वहाँ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी जगह पर उनको लड़ना था जहाँ से उनको दिमाग नहीं लगाना था जीतने के लिए, अपनी ऊर्जा नहीं लगानी थी, ताकि वो अन्य क्षेत्र पर ध्यान दे सके। तो इसलिए उनको वाराणसी का सीट दिया गया। हाँ, अगर वही मोदी जी जो है अगर गाजीपुर से लड़े ना तो जोर होने लगेगा। ये मैं नहीं जानता। हाँ, वहीं उसके ठीक बगल में, वाराणसी के बगल में गाजीपुर सीट है, जहाँ से मनोज सिन्हा जी हार गए उससे, अफजल अंसारी से, और एक बार जीते भी थे। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन इस तरीके से कर रहा हूँ, जैसे कि योगी जी की जो बात मैं कर रहा हूँ, नहीं आपने जो योगी जी की बात पूछी ना, तो मैंने इसलिए मोदी जी की बात पहले इसलिए की क्योंकि मोदी जी जो है वो आपको ऐसा विजेता इसीलिए ज्यादा प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि वो बनारस से लड़ रहे हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है, अगर वे गाजीपुर से लड़ेंगे ना तो इतना आसान नहीं रहेगा जीतना। नहीं, यहाँ पे मैं कंपैरिजन तरीके से कर रहा हूँ। अब योगी जी की बात कर रहा हूँ, तो योगी जी जहाँ से लड़ते हैं ना, गोरखपुर सीट से, तो वहां पर वो भी उसी तरह से विजेता है जैसे कि मोदी जी बनारस से है, वाराणसी सीट से। बिल्कुल। तो वो भी वहां से वो जीतते रहेंगे, वहां उनको भी कोई नहीं हरा पाएगा। बिल्कुल।
मैं इस तरीके से कंपैरिजन कर रहा हूँ, जैसे कि मोदी जी रैली निकालते हैं, जैसे कि आज के वर्तमान में कुछ इलेक्शन है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह, वहाँ पे रैली निकाल के वो कैंडिडेट को जिता सकते हैं या मार्जिन को कम करा सकते हैं। क्या योगी की उपलब्धि इस तरीके से आप हाँ हाँ हाँ, योगी की उपलब्धि ज्यादा है। योगी जी ने जहां जहां पर, चाहे वो कोई भी, चाहे वो बंगाल का क्षेत्र हो, चाहे उड़ीसा का क्षेत्र हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई भी हो, जहां योगी जी चले जाते हैं, भाषण देते हैं, वहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। क्या इसका और प्रमाण कहीं कहीं पर तो वे जहां पर थोड़ी सी आबादी थोड़ा ठीक ठाक है ना, वहां तो वे जिता देते हैं। हाँ, और तो या तो उनकी एक छवि तो है उसका, उनमें मतलब क्राउड पुलिंग पावर तो है उनमें। एक दूसरी एक कंपैरिजन हम करके देख रहे हैं, जैसे कि पिछले संवाद में मैंने कहा था कि भाई जब मुलायम जी चरम सीमा पे उनकी एक मैंने पीक ऑफ दी उनकी पॉपुलैरिटी थी, तो उस समय पे एक आपने चर्चित एक वीडियो देखा होगा, जैसे कि वो जेल में योगी जी आके सदन में एक रोते हुए एक वायरल वीडियो आपने देखा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मायावती या मुलायम इस समय पे अपनी पॉपुलैरिटी के चरम सीमा पे होते, क्या योगी जी की पॉलिटिक्स इस तरीके से उभर पाता? जैसे कि उनकी ऐसा है कि जो भी पॉलिटिशियन होता है ना, कि वर्तमान सामाजिक जो है परिस्थितियां होती हैं, वो सामाजिक परिस्थितियां ही वैसे लीडर को पैदा करती है। जी। तो उन सामाजिक परिस्थितियों ने ही मायावती को पैदा किया, कांशीराम को पैदा किया, और चौधरी चरण सिंह को पैदा किया, और मुलायम सिंह यादव को भी पैदा किया। तो सामाजिक परिस्थितियों ने ही जो है योगी को पैदा किया, और सामाजिक परिस्थितियां बदलते रहती हैं। आप देखेंगे 20-25 वर्ष में सामाजिक परिस्थितियां बदलते रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 20-25 वर्ष के बाद हो सकता है कि योगी जी जो है उतने प्रभावी न रह जाए यहाँ, ये हो सकता है कोई दूसरे प्रभावी हो जाए, दूसरा समीकरण बैठ जाए, दूसरी चीज हावी हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में तो अभी योगी जी की ही तुति बोल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, वो सही है। यहाँ पे एक और चीज आपको प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, क्या भाजपा खुद उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट करके उनकी जो एक अच्छे शासक की जो छवि है, जो एक इमेज है, और उनकी जो ईमानदारी के एक इमेज है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है उनके फायदे के लिए? भाई तो वो भाजपा में वो खुद ही है, तो वो तो भाजपा तो चाहेगी ना कि भाई उसके जितने भी कैंडिडेट हैं वो अच्छे रहे, जिसको कि वो प्रोजेक्ट करके वो फिर से केंद्र में सत्ता में आ सके, तो भाजपा चाहेगी। और इन लोग का कर्तव्य बनता है अपने पार्टी के प्रति। तो अगर वो बीजेपी अगर उसको उनका चेहरा बना के दिखा रही है, तो वो तो दिखाएगी ना। कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट को दिखाती है, अपने मंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक सांसद इन्हीं को दिखा के ना वोट मांगती है। नहीं, एक और चीज वर्तमान में जो हुई है उसके अंतर्गत ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आज के गठबंधन में 2-3 नाम जुड़ गए, जैसे कि निषाद पार्टी के जो संजय निषाद वो जुड़ गए, और जो ओपी राजभर जैसे जो भर भर के गाली दिया करते थे मंच में, वो भी आजकल गठबंधन में जुड़े हुए हैं। मुझे उनकी व्यक्तिगत जो भी है राजनीति है वो अलग विषय है, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है, जब योगी जी की इतनी उपलब्धियां है, तो इस तरीके से गठबंधन करने की जो जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, उपलब्धियां जो है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होती हैं, लेकिन उपलब्धियों का मतलब यह नहीं होता है कि आप सभी बिरादरी का वोट ले आएंगे सारा। तो ये इस कमी को तो आपको समझना पड़ेगा, इस स्थिति को समझना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके राजभरों में बहुत पैठ है, तो ओम प्रकाश राजभर को जोड़ करके ही आप राजभरों का सारा वोट ला सकते हैं। आपकी उपलब्धि प्लस राजभर जो रहेंगे, तो उसी तरह संजय निषाद है, तो निषाद ठीक है, योगी अपने परफॉर्मेंस के बल पर कुछ निषादों का वोट ले सकते थे, लेकिन सभी निषादों का वोट नहीं ले पाते ना। तो या ज्यादातर निषादों का वोट नहीं ले पाते, ज्यादातर राजभरों का वोट नहीं ले पाते। तो ज्यादातर लोगों का वोट लेने के लिए करना, क्योंकि ये जमीनी हकीकत है यार। यूपी में क्या कास्ट पॉलिटिक्स है, यूपी में क्या पूरे देश में ही है
लेकिन नहीं, यहाँ कहना पर कास्ट पॉलिटिक्स है, तो कास्ट पॉलिटिक्स जो है हावी है, तो जी, इसके लिए आपको जो है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी ही पड़ेगी, सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी, एक आध सीट उनको भी देना पड़ेगा जहाँ पे प्रभावी है, जहाँ उनकी संख्या है ज्यादा। जी, तो राजभरों की ठीक, संख्या जहाँ ज्यादा है वहां पर आपको राजभर को देना पड़ेगा, निषादों की संख्या जहाँ ज्यादा है वहाँ निषादों को देना पड़ेगा, जहाँ पटेलों की संख्या ज्यादा है वहाँ अनुप्रिया पटेल हाँ, वगैरह हाँ, सब जो है तो इनको देना अपना दल। पड़ेगा। तो उसी गणित पर चल रहे हैं, कोई ये बहुत साधारण सी लॉजिक है, कोई इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस साधारण थोड़ी से ना। लॉजिक है, किंतु जहाँ पे मैं इस प्रश्न के जो आगे की कड़ी में जोड़कर प्रोजेक्ट का करने की जो कोशिश हो रही है, जिसको योगी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के दावेदार बताया जा रहा है, नहीं नहीं, तो अभी कोई भी इसमें दावेदार नहीं है अभी।